हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के पार्ट 2 के बारे में, जो कि चैप्टर 1 में है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि डील करता है सेक्शन 5 एंड 6 में, जो कि आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा वाला है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि डील करता है सेक्शन 7 एंड 8। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 से आप नोट्स लिख भी सकते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको समझा भी दूंगी। सेक्शन 5, इफ़ एनी person is entitled to the possession of immovable property, he can recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. Okay, if any person, कोई भी आदमी हो, कोई भी पर्सन हो, इज़ एंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, उसका टाइटिल हो, एक प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे उसका पोजीशन हो, टाइटिल हो। सेक्शन 5 टाइटिल के ऊपर बेस करता है। टाइटिल पे ही बेस करता है। सो ही कैन रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि CPC में उसका मैनर दिया हुआ है। ओके, और हम लोग उसका एसेंशियल देखते हैं। नेक्स्ट क्या फर्स्ट एसेंशियल क्या है? पर्सन एंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी पर्सन है वो एंटाइटल होना चाहिए पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के। ओके, देन डिस्पोजेस्ड होना चाहिए वो पर्सन वो प्रॉपर्टी से। देन नेक्स्ट एसेंशियल है सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेसन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? टाइटल। सेक्शन 5 में ये MCQ में भी आता है कि सेक्शन 5 किस पे बेस है? टाइटल पे। तो सूट फॉर रिकवरी ऑफ किसका? पोजेसन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल के बारे में। और कितने, उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है? विदिन 12 ईयर। विदिन 12 ईयर के अंदर ही, जब फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं कि द प्रॉपर्टी में बी रिकवर बाय फाइलिंग ए सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंटिव टाइटल। देखिए यहाँ पर फिर से आएगा, तो टाइटल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 5 में वो ओनरशिप होना चाहिए वो प्रॉपर्टी के ऊपर वो पर्सन का। तो यहाँ पर क्या है? इजेक्टमेंट, इस फाइलिंग इज सूट फॉर इजेक्टमेंट, मतलब एविक्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंटिव का टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ही कैन नॉट ऑब्टेन द पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी बाय फोर्स इवन दो ही इज लीगली एंटाइटल टू इट। अगर वो लीगली भी एंटाइटल है, वो प्रॉपर्टी को ऊपर उसका पोजेसन है, फिर भी वो ऐसे ही मतलब कि फोर्सफुली उसको एविक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ से। उसके लिए वो सेक्शन 5 का सहारा लेना पड़ेगा उसको। ऐसे नहीं कि हाँ मैं लीगली एंटाइटल हूँ और अभी मतलब फोर्सफुली उसको वहाँ से वो एविक्ट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट, मतलब लॉ को अपने हैंड पर लेना नहीं चाहिए, लेना ही नहीं है। सो नेक्स्ट, द डिक्री इन सच सूट में बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36। जो भी डिक्री होगा, जो भी डिक्री आएगा, जब मतलब फैसला हो जाएगा कि हाँ इसका टाइटल है, ये है, वो है, मतलब सब प्रूफ हो जाएगा, तो द डिक्री जो पास होगा सूट में भी एग्जीक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड, उसका ऑर्डर 21 में दिया है, जो कि एग्जीक्यूशन के ऊपर डील करता है। हाँ, तो उसी में मेंशन है। लिमिटेशन पीरियड क्या है? विदिन 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन,
जब वो डिस्पोजेस हो जाएगा तो विद इन 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन उसको फाइल करना होगा। कहाँ पर दिया हुआ है? गिवन अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट पे दिया हुआ है ये 12 ईयर। ये भी MCQ में आता है, आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 6 क्या कहता है? सूट बाय द पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लोग देखते हैं उसका एसेंशियल क्या क्या है। द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका पोजीशन रहना चाहिए। जो भी पर्सन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, यहाँ पर ओनर का या फिर टाइटिल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस पोजीशन का बात हो रहा है। तो पर्सन हैज़ बीन, नेक्स्ट द पर्सन हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो पर्सन है वो डिस्पोजेस्ड होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट एसेंशियल है कि सच डिस्पोजिशन इज विदाउट हिज कंसेंट। जो पर्सन डिस्पोजेस्ड हुआ है वो प्रॉपर्टी से, वो उसका कंसेंट में नहीं हुआ है, उसका विदाउट हिज कंसेंट उसको डिस्पोजेस किया गया है वो प्रॉपर्टी से। सच डिस्पोजिशन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऐसा नहीं है कि लीगली उसको डिस्पोजेस किया गया है, वो यहाँ पर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको डिस्पोजेस किया गया है वो प्रॉपर्टी से। It is essential that on the date of disposition the plaintiff must have a juridical possession। वो प्रॉपर्टी के ऊपर उसका जुरिडिकल पोजीशन रहना चाहिए, ना कि वो कोई बाहर से आए हुआ कोई ट्रेसपासर हो, ऐसा नहीं है। ही मस्ट नॉट बी ए ट्रेसपासर। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर एक केस लॉ देखते हैं। केस लॉ से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, ए है और बी है। तो इफ़ ए इन द पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, ए एक प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन लिया हुआ है प्रॉपर्टी, बी क्या करता है? ए को डिस्पोजेस कर देता है विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देन ए इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द प्रॉपर्टी। वो तो ए एंटाइटल होगा ये प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। वाह, अब भले ही बी का टाइटल यहाँ पर मतलब कि उसका टाइटल हो, भले ही बेटर टाइटल हो ये प्रॉपर्टी पर, बट ए के पास इसका पोजीशन था, इस ये प्रॉपर्टी का ए के पास इसका पोजीशन था, लेकिन विदाउट हिज कंसेंट ये सब एसेंशियल जो है ये यहाँ पर अगर फुलफिल हो जाता है तो ए रिकवर कर सकता है, राइट। नेक्स्ट एक केस लॉ देख लेते हैं। ITC लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 2012। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट इज ओनली रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग टू थिंग्स। यहाँ पर फर्स्ट में क्या बोला गया है? वेदर, पहले क्या देखेंगे कोर्ट में कि वेदर द प्लेंटिफ वाज इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के ऊपर उनका पोजीशन था प्लेंटिफ का। नेक्स्ट क्या देखेंगे? वेदर ही हैज़ बीन इलीगली डिस्पोज्ड, क्या वो इलीगली डिस्पोज्ड हुए हैं और लीगली हुए हैं। तो अगर इलीगली डिस्पोज्ड हुए हैं तो वो रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन 6 क्लॉज 2। सेक्शन 6 क्लॉज 2 में क्या बोला गया है कि नो शूट शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। ये MCQ में आता है ये पीरियड। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, जब से वो डिस्पोजिशन हुए हैं तब से लेकर 6 मंथ के अंदर अंदर ही वो सूट फाइल कर देना चाहिए। सो यहाँ पर क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? नो शूट शैल बी ब्रॉट। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो ये सेक्शन लाइज नहीं करेगा। बी में अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो शूट शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कोई सूट नहीं ला सकते। नेक्स्ट सेक्शन 6 क्लॉज 3 में यहाँ पर क्या बोला गया? फॉर सेक्शन 6 क्लॉज 3 फॉरबिड्स एनी अपील और रिव्यू फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। हम अपील या रिव्यू नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्डर पास हुआ या डिक्री इस सेक्शन से रिलेटेड तो हम अपील या रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन एक रेमेडी है हमारे पास, ओनली वन रेमेडी, जो कि है रिवीजन। रिवीजन के लिए हम जा सकते हैं लेकिन अपील और रिव्यू नहीं हो सकता है।
तो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6 क्लॉज 4, जिसमें कि पर्सन कैन सू टू एस्टैब्लिश हिज टाइटिल टू सच प्रॉपर्टी एंड रिकवर द पोजेसन। जो पर्सन है वो एस्टैब्लिश हिज टाइटिल, उसका बेटर टाइटिल हो या फिर जो टाइटिल वो एस्टैब्लिश करने के लिए वो प्रॉपर्टी के ऊपर वो जाकर एस्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन वो ओनर नहीं होना चाहिए। सेक्शन 6 डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंक्वायरी इनटू टाइटल। टाइटल के ऊपर सेक्शन 6 बेस नहीं है। देयरफॉर इवन इफ द डिफेंडेंट हैज ए बेटर टाइटल देन द प्लांटिफ ही कैन नॉट फोर्सफुली एविक्ट हिम। वो भले ही, जैसे हमने एग्जांपल लिया पहले ए और बी के बारे में, तो वैसे ही भले ही डिफेंडेंट के पास वो बेटर टाइटल हो, लेकिन वो प्लेंटिफ को ऐसे ही वो डिस्पोजेस नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी से। हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ये मेंस में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में ऐसा टाइप का, तो इसे हम देख लेते हैं। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के ऊपर सूट, पहले सेक्शन 5 में सूट इज बेस्ड ऑन टाइटल, किसके ऊपर? टाइटल के ऊपर बेस है। नेक्स्ट सेक्शन 6 में क्या है? सूट इज बेस्ड ऑन विदाउट एस्टैब्लिशिंग टाइटल। यहाँ पर टाइटल का वो नहीं है, पोजीशन ही काफ़ी है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? सूट फाइल विद इन 12 ईयर्स, जो कि कहाँ दिया हुआ है? लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्या है? विद इन 6 मंथ, सेक्शन 6 में विद इन 6 मंथ है, कहाँ दिया हुआ है? गिवन SRA में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट ये जनरल सूट है और रेगुलर सूट के हिसाब से वो होगा, डील करेगा सेक्शन 5 में जो आएगा। लेकिन सेक्शन 6 में दिस सेक्शन फॉलोज द समरी प्रोसीज्योर। ओके, बस इतना ही है सेक्शन 5 एंड 6 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे सेक्शन 7 एंड 8, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहता है। थैंक यू।